हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो आती रहेगी। तो अब आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, गवर्नमेंट लेती रहती है, यूपीएससी लेता रहता है, हरियाणा गवर्नमेंट लेती रहती है। तो एक पॉलिटी भी आपका एक सेक्शन रहता है जहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और इस पॉलिटी सेक्शन को हम लक्ष्मीकांत की बुक से कवर करेंगे। क्यों मैंने लक्ष्मीकांत को चूज़ किया? जैसे एक बॉडी में सोल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें पॉलिटी की वैसे ही जो लक्ष्मीकांत रिक्वायरमेंट है, वो वैसे ही उसको पूरी करता रहेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको अपना इम्पोर्टेंट काम करना है। क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। करते हैं हम अपना पॉलिटी का चैप्टर स्टार्ट, दैट इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी हमारा चैप्टर 2 है। 1 में सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें गिवन है, जो कि हम हिस्ट्री को जब करेंगे वहाँ उसको कवर करेंगे उस चैप्टर को। इस चैप्टर में अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ये पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, किसने डिमांड रखी थी, कैसे उसका कंपोजिशन हुआ था, कौन कौन सी कमिटीज़ एस्टेब्लिश की गई थी, ये सब हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने रखी थी। तो 1934 में एक पर्सन थे एम एन रॉय। उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री के लिए एक अलग से जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी अलग से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1935 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने इसी बात को आगे रखा और यही बातें चलती रही। आफ्टर दैट 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पर डिक्लेयर किया कि हमारी कंट्री का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश की जाएगी और इसके लिए बेस दिया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस क्या होता है कि जितने भी 18 ईयर से अबव के एज के पर्सन हैं, विदाउट एनी कास्टिज्म, विदाउट एनी डिफरेंस, हर कोई पर्सन वोट डाल सकता है, जो भी मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। अब फर्दर उन्हीं ने अपना जो व्यू इसके लिए अपना एक रेजोल्यूशन पास किया अपने इस व्यू के लिए 1939 में। और गवर्नमेंट के सामने उन्होंने बात रखी कि हम अपनी कंट्री के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फर्दर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में इस बात को यस कर लिया कि ठीक है, हम आपकी कंट्री के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कर देंगे, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें हमारी कंट्री से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। देन 1942 में कैबिनेट का एक मेंबर था सैफोर्ड क्रिप्स, वो इंडिया में आया और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोज़ल सामने रखा और उन्होंने कहा कि 1940 जो हमारी वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जब वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपकी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, दैट वाज 1939 से लेके 1945। अगेन से बता रही हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रन हुई थी 1939 से लेके 1945, कि जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपकी कंट्री के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। क्रिप्स ने प्रपोजल तो रख दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस प्रपोजल को मना कर दिया। वो कहते थे कि हम अपनी कंट्री के लिए दो अलग अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है वो एस्टेब्लिश करेंगे। अब ये बात यहीं पर कैंसिल हो गई। इसके बाद एक कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। फर्स्ट वन इज पैट्रिक लॉरेंस, सेकंड था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स वही पर्सन जिसने 1942 में ब्रिटिश का प्रपोजल जो था वो यस किया था। और थर्ड मेंबर थे इसमें एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, सेकंड स्टैफोर्ड क्रिप्स, थर्ड थे अलेक्जेंडर। तो वो इंडिया में 24 मार्च 1946 को आते हैं और उन्होंने अपना प्लान रखा मई
1946 में। और उन्होंने अपना जो ये है आइडिया कि हम ठीक है आपकी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आप डिमांड कर रहे थे वो एस्टेब्लिश की जाएगी। अब इस आइडिया को मुस्लिम लीग के कुछ पर्सन ने यस था और कुछ पर्सन ने इसके लिए नो कर दिया। हमने हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि डिमांड किससे रखी थी, क्या क्या बातें हमें पता चलती हैं कि एम.एन. रॉय ने 1934 में इसकी बात रखी थी। 1935 में नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बेस पर डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। प्रपोजल जिसके लिए भेजा गया 1939 में। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके लिए यस किया 1942। आफ्टर दैट क्या होता है कि 1942 में एक कमीशन भेजा जाता है और जिसके लिए फाइनली कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अब आगे कंपोजिशन फीचर्स में हमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बताया हुआ है कि स्ट्रेंथ असेंबली की रहेगी 389 मेंबर्स उसमें रहेंगे। आफ्टर दैट 296 सीट्स अलॉट की जाएंगी ब्रिटिश इंडिया को और 93 सीट्स अलॉट की जाएंगी प्रिंसली स्टेट्स को। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हम सेकंड पॉइंट में हमें बताया हुआ है कि जितने भी जो ये प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनमें प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन रहेगी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग सीट्स को अलॉट कर दिया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा? 1 मिलियन के अकॉर्डिंग 1 सीट्स को अलॉट करने का उन्होंने डिसीजन लिया था। थर्ड थिंग देखते हैं कि क्या है इसमें। थर्ड थिंग है सीट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट तो कैटेगरी थी हमारी मुस्लिम, दूसरे सिख में और बाकी जो बच गए वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे जिसमें मुस्लिम और सिख के अलावा सारी पॉपुलेशन हमारी काउंट होगी। फर्दर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे अलग अलग कम्युनिटी से वो प्रोविंशियल लेगिस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो किसके लिए किया जाता है? बेसिकली जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे होते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। इनको वोटिंग करने के लिए एमपीज और एमएलएज वोट करते हैं और इनको जो बैलेट पेपर के थ्रू इनको बोला जाता है कि आप वोटिंग कीजिए। बैलेट पेपर दिया जाता है हर किसी को और उसके अकॉर्डिंग इनको बोलते हैं कि आप वोटिंग कीजिए। तो देखते हैं आगे इसमें हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि 3 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, दैट इज एक्स, वाई और जेड। ये 3 पर्सन नॉमिनेशन के लिए खड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक पर्सन को चूज किया जाएगा। तो अलग अलग पर्सन जो है वोटिंग करते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन उसने एक्स के लिए वोटिंग करी, यहाँ पर 1, 2 और 3। सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन की हम बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन ने वाई को फर्स्ट नंबर पे रखा और एक्स को सेकंड नंबर पर, जेड को थर्ड नंबर पर। और कोई जो पर्सन है सेकंड के अलावा कोई और थर्ड पर्सन, ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, तो उसने क्या किया, जेड को फर्स्ट नंबर पे रख लिया, वाई को सेकंड पर, सॉरी यहाँ पर जो जेड है उसे फर्स्ट नंबर पर रखा, एक्स को सेकंड नंबर पर और वाई को थर्ड नंबर पर रख लिया। अब जब वोटिंग होती है 1 बाय 1 हर किसी अपना वोट डालते हैं। आफ्टर सम डेज इनकी परसेंटेज काउंट की जाती है। जो एक्स वाई जेड की टोटल वोटिंग है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए जितनी भी वोट्स डलती हैं। मान लेते हैं कि एक्स को मिलती हैं हमारे यहाँ पर 30%, वाई को मिलती हैं 18%,
और जेड को मिलती हैं 12%। ये वोट्स असाइन होती हैं। तो अगेन अब क्या किया जाएगा, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो सबसे कम वोट वाला पर्सन है, सबसे कम वोट वाला पर्सन कौन है, दैट इज़ अ जेड। तो जेड तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट है। तो अब क्या करेंगे, जिन पर्सन ने जेड को वोट दी थी उनकी वोट को वेस्ट नहीं किया जाएगा। उनकी वोट को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि इन्होंने, जिन्होंने जेड को फर्स्ट नंबर पर रखा था, उन्होंने एक्स को किस नंबर पर रखा और वाई को किस नंबर पर रखा। तो जिस पर्सन ने एक्स को पहले प्रेफरेंस तो जेड को दी, तो अगर सेकंड प्रेफरेंस जिन्होंने एक्स को दी उनकी वोट एक्स में मिला देंगे। जिन्होंने वाई को दी थी सेकंड प्रेफरेंस, उनकी प्रेफरेंस वाई में मिला दी जाएगी। इससे क्या होगा, एक्स का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा, वाई का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा, और जिन पर्सन ने जेड को वोट करी थी उनकी वोट वेस्ट भी नहीं होगी। तो ये वाला जो हमारा मेथड है वो होता है सिंगल एलिमिनेशन मेथड। और इसके अकॉर्डिंग फिर ये जो प्रोसेस है अगेन रन ऑन होती रहती है। अभी तो हमने यहाँ पर बात करी है सिर्फ 2 ही पर्सन की, और अगर बहुत सारे पर्सन हो तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कोई एक पर्सन इलेक्ट नहीं हो जाता है। क्लियर हुआ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब हम अपना वहीं पर चलते हैं अपने टॉपिक पर। 4 पॉइंट हमने कर लिए। 5th में क्या इसने बोला हुआ है कि जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके ही हेड को अपॉइंट किया जाएगा उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए। इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं कि क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इलेक्शन किए गए, वो इलेक्शन हुई जुलाई अगस्त के बीच में हुए 1946 में, और 296 हमने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए सेट की गई थी, और जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलोकेट की गई थी। तो इस इलेक्शन को विन कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 2086 और मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स। इसके बाद जितने भी स्मॉल ग्रुप्स थे उन सबको मिली 15 सीट्स। फर्दर जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलोकेट की गई थी वो सीट कोई भी फिल नहीं हो पाई। रीज़न क्या था, इन्होंने कहा कि हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं एस्टेब्लिश करनी, हम अपने तरीके से हम जैसे लाइफ स्पेंड करते हैं हम वैसे ही अपना जो है स्पेंड करेंगे, हमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। फर्दर इसके बाद इस पैराग्राफ में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी फर्स्ट मीटिंग, जब इलेक्शन हो गए जुलाई अगस्त 1946 में, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग करी, वो करी उन्होंने दिसंबर 9 1946 को। और इस, क्योंकि मुस्लिम तो नहीं चाहते थे कि हमारी कंट्री के लिए अलग से ऐसे एस्टेब्लिश हो, तो मुस्लिम लीग ने इसको कर दिया पूरी तरह से बायकॉट। उन्होंने कहा कि हम असेंबली में नहीं आएंगे, हमें तो एक अलग से ही कंट्री चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान एस्टेब्लिश करना है। तो जब मेंबर ही नहीं आए, इस मीटिंग में सिर्फ 20 मेंबर ही प्रेजेंट रहे, फर्स्ट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई। तो पहले के टाइम में क्या होता था, अब मेंबर को हेल्ड करने के लिए कोई तो चेयर पे होना चाहिए। उस टाइम पर कोई भी चेयर पर्सन नहीं मिला, तो जो सबसे ओल्ड पर्सन होता है उस टाइम पर, सबसे जो ओल्ड पर्सन थे, दैट वाज द सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को बोला गया कि जब तक कि मेंबर एस्टेब्लिश नहीं होता, चेयरपर्सन एस्टेब्लिश नहीं होता, तो फ्रेंचाइज मेथड के अकॉर्डिंग आप ही जो है असेंबली के मेंबर बनिए। फर्दर देखते हैं कि क्या है। 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को फाइनली एक चेयरपर्सन अलोकेट कर दिया जाता है, डेट इज राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है असेंबली को। इसके बाद 25 जनवरी 1947 को एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसके बाद जो है और 2 प्रेसिडेंट बनते हैं
इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है। फर्दर चलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ 13 दिसंबर 1946 और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमेशा से ही ध्यान रखना कि दैट इज पास बाय द जवाहरलाल नेहरू। और इसको हिस्टोरिक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपने आप को क्या डिक्लेयर करता है इंडिया कि वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब उन्हें ब्रिटिशर से किसी भी पॉइंट में कोई भी सलाह लेने की जरूरत नहीं रहेगी। सेकंड क्या कहता है, टेरिटरीज जो कि अब ब्रिटिश इंडिया में काउंट होती थी वो अब इंडियन स्टेट्स में काउंट होंगी। इसके अलावा जो प्रेजेंट बाउंड्रीज हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बाउंड्रीज को डिसाइड की है वो ऑटोनोमस यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही काउंट रहेंगी और उन पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका रूलिंग रहेगा। फर्दर आगे यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं कहाँ पर मिसप्लेस हो गया हमारा ये। सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटी सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की वो उसके गवर्नमेंट के ही पार्ट काउंट होंगे और गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है सभी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कोई भी तरह से जो इक्वालिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी, अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। किसी के साथ जो है हर किसी को राइट होगा अपने एक्सप्रेशन करने का, थॉट्स का, किसी भी टाइप की वर्शिप करने का। लॉ सब पर इक्वली एप्लीकेबल होगा और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं या फिर बैकवर्ड क्लास में काउंट होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो उनको जो है प्रॉपर सेव किया जाएगा। सेवेंथ पॉइंट कहता है कि इंटीग्रिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो सोवरेनिटी लैंड से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, तो हर कोई जो है उसमें इंडिया की सोवरेनिटी मेंटेन रहेगी। सेवन्थ के बाद 8 पॉइंट में से कहा है द एंशियंट लैंड attains its rightful and honored place in the world and makes it full and willing contribution to the promotion of the world peace। कि हमारी कंट्री क्या करेगी, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने का काम करेगी और लोगों के वेलफेयर करने का काम करेगी। इस रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया जनवरी 22, 1947 में और अगेन से प्रोसेस स्टार्ट हुई कि हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया जाए। इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे इंडिपेंडेंस एक्ट में। जो 93 प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं असेंबली को ज्वाइन करेंगे, ग्रेजुअली उन्होंने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। 28 अप्रैल 1947 में 6 स्टेट जिसमें बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा, उदयपुर, ये 6 काउंट थे, उन्होंने असेंबली का पार्ट बनना अपने आप को यस किया। याद करना बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। जयपुर के साथ उदयपुर, बड़ौदा के साथ बीकानेर, पटियाला और रेवा। तो इन्होंने आगे आए और कहा कि ठीक है हम यस करते हैं। और 3 जून 1947 में माउंटबेटन पर्सन थे, उन्होंने अपना प्लान यस किया और इस प्लान को यस कर लिया गया। आफ्टर दैट क्या डिसीजन किया कि जो हमारी कंट्री के, उन्होंने यही कहा कि हम आपकी कंट्री आप चाहते हो कि आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो माउंटबेटन प्लान ने उसको यस कर लिया। मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने भी इस असेंबली को ज्वाइन किया एंड 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दिया गया और इसमें 3 स्टेजेस को पास किया गया। सबसे पहले क्या कहते हैं पॉइंट कि असेंबली अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकती है और अगर वो चाहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे उसको वो चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, एब्रोगेट करना चाहें तो वो एब्रोगेट भी कर सकते हैं। फर्दर असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी काउंट होगी
और उन्होंने ये डिसाइड किया कि 2 फंक्शंस में इसको डिसाइड किया जाएगा। एक काम दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, दूसरा है ऑर्डिनरीज लॉ एस्टेब्लिश करने का काम। 2 काम दिए गए इसमें कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करना है और दूसरे ने क्या काम करना है कि ऑर्डिनरी लॉज मेंटेन होते हैं वो उसको किया जाएगा। फर्दर देखते हैं, अब इसके लिए अलग अलग चेयरपर्सन अपॉइंट करने थे। तो जब भी असेंबली एज अ कंस्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मीट करेगी, मतलब वो पर्सन जिन्होंने संविधान बनाना है, तो उसको हैंडल करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब नॉर्मली लॉज रेगुलेशंस बनने हैं उसको चेयरपर्सन करेंगे जीवी मावलकर। अगेन से समझने वाली बात है कि जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इकट्ठा होंगे तो होगी राजेंद्र प्रसाद, जब लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए इकट्ठा होंगे तो उसको हैंडल करेंगे जीवी मावलकर। और ये जो फंक्शंस हैं नवंबर 26 1949 तक कंटिन्यू रही, क्योंकि तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो पाया था। अब आगे देखते हैं इसमें हमारे पास क्या मेंशन किया गया है। थर्ड पॉइंट में कहा है मुस्लिम लीग मेंबर्स जो कि अलग अलग एरिया से बिलोंग करते थे। अब जो ये अलग अलग एरिया हैं वो देखो क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, पंजाब के 2 पार्ट कर दिए। पंजाब का एक बना दिया ईस्ट पंजाब, एक वेस्ट पंजाब। बंगाल के 2 पार्ट बना दिए उन्होंने, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह से अलग अलग पार्ट कर दिए हमारी कंट्री के। और ये जो पार्ट्स थे वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो इन पार्ट्स को क्या किया गया कि आप जब हमारी कंट्री में काउंट ही नहीं होते हो, आप डिमांड कर रहे हो कि आपको पाकिस्तान चाहिए, तो इसके लिए उन मेंबर्स को बोला गया कि आप मीटिंग में भी नहीं एस्टेब्लिश होगे, नहीं उसको हैंडल करोगे। तो जो स्टार्टिंग में 389 एस्टेब्लिश किए गए थे मेंबर, वो अब कम हो गए थे, वो मेंबर कम होकर हो गए थे हमारे 299। और जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे वो पहले 93 थे, उसके बाद हो गए थे वो 70। अगेन जब हम बात करते हैं इंडियन प्रोविंसेस की, वो 299 से भी कम होकर 296 हुए, उसके बाद वो 229 हो गए। फर्दर है हमारे पास अदर कौन कौन सी फंक्शंस परफॉर्म की गई लॉज बनाने के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो इंडिया को मेंबरशिप दी गई कॉमनवेल्थ में मई 1949 से। सेकंड, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर दिया गया 22 जुलाई 1947 को। थर्ड, नेशनल एंथम भी हमारी कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। और नेशनल सॉन्ग की भी डेट आपकी सेम है, दैट इज़ 24 जनवरी 1950। और राजेंद्र प्रसाद भी हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट जब बने थे उसकी डेट भी थी 24 जनवरी 1950। तो देखो बच्चों 0.5 हैं, लेकिन लर्न करने का तरीका अगर आप अंडरस्टैंड करो तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेशनल फ्लैग की जब हम बात करते हैं, नेशनल एंथम की बात करते हैं, सॉरी पहले हम नेशनल फ्लैग को तो चलो आपको करना होगा, दैट इज़ 22 जुलाई 1947। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इलेक्ट किया गया, उन सबकी डेट सेम थी 24 जनवरी 1950। और एक और मूवमेंट था जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा था कि कॉमनवेल्थ गेम में कंट्री को मेंबरशिप दी गई मई 1949 से। अब हम आगे क्या हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए, उन्होंने अपने 11 सेशन 11 बार मीटिंग की उन्होंने। और कब ये कंप्लीट हुआ, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज में हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हो जाता है। और इसके लिए पहले उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया, पहले उन्होंने बनाया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 114 डेज। और टोटल एक्सपेंडिचर आता है कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करने का 64 लाख रुपीज़। ये आपको लर्न करने की चीज़ है।
तो ये सब कुछ एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन हेल्ड किया और अपने कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेजेंट किया। फर्दर ये जो प्रोसेस है वो ऐसे ही अभी क्लोज नहीं हुई। इसके लिए बार बार उन्होंने जो है मीटिंग्स की, बार बार उसमें चेंजेस किए। तो पार्लियामेंट ने जो प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950 तक उन्होंने जो है, जब तक न्यू पार्लियामेंट फॉर्म नहीं हो गई तो तब तक उन्होंने अपने जो चेंजेस थे उसको रिमेनिंग चैप्टर को हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।